Dear aspirants, welcome to today's video. Today we will discuss the current affairs for the month of October 2025. तो इस मंथ में काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ हमारे सामने आई हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर सेक्टर से हमारे पास न्यूज़ आई है तो जिसको हम यहाँ पे इन डिटेल डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड it has been constructed in the over Migla Pass in the eastern Ladakh। तो लद्दाख में, हालांकि लद्दाख इज़ ए सेपरेट यूटी नाउ, तो जम्मू एंड कश्मीर के एग्ज़ाम्स में मे बी ये क्वेश्चन पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, तो लेट्स नॉट टेक अ चांस बिकॉज काफ़ी नेशनल लेवल की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो इसको आप रिमेंबर करें, इसको आप अच्छे से पढ़ लें, इट मे बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। सो वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है वो ईस्टर्न लद्दाख में बनाई गई है नियर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ओवर मिगला पास। तो दिस इज़ अ माउंटेन पास इन ईस्टर्न लद्दाख और इसी पास पे ये रोड बनाई गई है। इस रोड को कंस्ट्रक्ट किया है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम BRO भी कहते हैं, अंडर प्रोजेक्ट हिमांक। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट हिमांक, ठीक है। इससे पहले जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स थी वो कौन सी थी? इससे पहले जो थी वो उमलिंगला थी, कंस्ट्रक्टेड एट अ हाइट ऑफ अबाउट 9024 फीट, और उसके बाद खारदुंगला डेवलप्ड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 18,380 फीट, और ये भी दोनों लद्दाख में ही कंस्ट्रक्ट की गई थी अगेन बाय द BRO। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पासिस के नाम भी आप देख सकते हैं, जैसे उमलिंगला लिखा हुआ है या खारदुंगला लिखा हुआ है, तो इनके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। उमलिंगला या उमलुंगला भी जिसको बोलते हैं, ये माउंटेन पास है चैंगथैंग एरिया ऑफ लद्दाख में, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स फॉर द उमलुंग स्ट्रीम जो इंडस को ज्वाइन करती है, इंडस की ट्रिब्यूटरी है, और इट इज़ एक्चुअली अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कियोंगडुल रिवर जो बाद में इंडस को ज्वाइन करती है। तो कियोंगडुल रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है उमलिंग रिवर, उमलिंग स्ट्रीम, ठीक है, जो यहीं से निकलती है इस उमलिंगला पास से, तो बाद में ये इंडस रिवर को ज्वाइन करती है। इसी तरह से वी हैव खारदुंगला पास जो लद्दाख के नॉर्थ में है, और ये इंडस रिवर वैली को श्योक रिवर वैली के साथ कनेक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंडस रिवर वैली को कनेक्ट करता है श्योक रिवर वैली के साथ, ठीक है। ये एक खारदुंगला पास जो है इट ऑल्सो फॉर्म्स ए गेटवे टू द नुब्रा वैली, ठीक है। तो नुब्रा वैली लद्दाख में काफ़ी एक अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वहाँ का रास्ता भी जो है वो इसी खारदुंगला से होते हुए जाता है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज द गेटवे टू द नुब्रा वैली। सो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ मिगला रोड जहाँ पे बनाई गई है। यहाँ पे लिखा भी है कि मिगला इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रो अंडर प्रोजेक्ट हिमांक। तो यहाँ पे कुछ पासेस जो हमने अभी मेंशन किए उनको हम थोड़ा मैप पे भी देख लेते हैं। सी दिस इज़ द खारदुंगला, यहाँ पर ये खारदुंगला पास माउंटेन पास है, ठीक है। तो दिस इज़ द उमलिंगला या उमलुंगला जिसको हम बोलते हैं, ये यहाँ पे लोकेटेड है। सो हमारा जो ये वाला पास है मिगला, वो इससे भी यहाँ पे किसी एरिया में लोकेटेड है, ठीक है। ईस्टर्न लद्दाख यही वाला पोर्शन है हमारा जो यहाँ पे लोकेटेड है, और यही अब वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। तो यहाँ पे और भी सारे काफ़ी पासेस के नाम मेंशन किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो एक बार आप उनको भी याद कर लें, उनको भी, उनकी लोकेशन भी देख लें, वो कहाँ पे किस जगह पे कनेक्ट करते हैं। देन जोग्राफी से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि ला नीना का इफ़ेक्ट कश्मीर के वेदर पर क्या पड़ता है, कश्मीर इन पर्टिकुलर, जम्मू एंड कश्मीर इन जनरल। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ला नीना ऑन द वेदर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वहाँ पे ये अलग से नहीं हो सकता है कि देखियो कि कश्मीर पर क्या है, ये हो सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर पे इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है वो जानने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि ला नीना है क्या। देखिए यहाँ पे मेन हमारा टॉपिक ये है नहीं ला नीना और एल नीनो, बट आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए कि इसका इम्पैक्ट कश्मीर पर क्या होता है,
थोड़ा सा ला नीना को हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम एक मैप को रेफ़र करें जो यहाँ आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले है। देखिए, जब नॉर्मल वेदर कंडीशंस होती हैं, ओके, ये वर्ल्ड मैप है। नॉर्मल वेदर कंडीशंस में क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए कॉन्टिनेंट्स है, नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे, दिस इज साउथ अमेरिका, ये एशिया जहाँ पे हमारा यहाँ इंडिया है, एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह है। जब नॉर्मल वेदर कंडीशंस होती हैं, ये ट्रेड विंड्स कुछ नहीं है, ये विंड्स है, सिंपली इनका नाम रखा गया ट्रेड विंड्स। ये ब्लो कर रही है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, यहाँ ईस्ट से वेस्ट जा रही है। तो होता क्या है, क्योंकि ये सारा समुंदर है यहाँ पे, ठीक है, ये पैसिफिक ओशन है यहाँ पे, तो पैसिफिक ओशन के सरफेस पर जो वार्म वाटर है, ये विंड्स इनको कंटिन्यूसली पुश करती रहती हैं टुवर्ड्स एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे इस गर्म पानी को कंटिन्यूसली विंड्स पुश करती रहती हैं। तो जब गर्म पानी यहाँ की तरफ चला गया, यहाँ पे ठंडा पानी रहता है, शोन बाय दिस ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर यहाँ पे ठंडे पानी को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड कलर रिप्रेजेंट्स दी वार्म वाटर। तो कंटिन्यूसली गर्म पानी जो है इस साइड से जा रहा है, और ठंडा पानी जो है वो यहाँ पे इस साइड में रह रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि गर्म पानी यहाँ पे जा रहा है, तो इसकी वजह से ऐसी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं कि इस एरिया में ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है ओवर द पार्ट्स ऑफ एशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे वेदर ड्राई हो जाता है क्योंकि ठंडा पानी रहता है, ठीक है। अब ला नीना की कंडीशन में क्या होता है, ला नीना की कंडीशन में ये सिचुएशन जो है इंटेंसिफाई हो जाती है, ट्रेड विंड्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, वो ज़्यादा गर्म पानी को पुश करती हैं टुवर्ड्स एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जिसकी वजह से यहाँ पे ड्राई वार्म वेदर और ज़्यादा हो जाता है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के कोस्ट के अलोंग। और यहाँ पर बारिश जो है, रेनफॉल जो है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ना कि रेनफॉल की बल्कि स्टॉर्म्स भी यहाँ पे आ जाते हैं, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी हमारे एशिया और ऑस्ट्रेलिया की इस एक्सिस पर आ जाता है। तो इससे हमारे वेदर सिस्टम्स जो हैं वो इंटेंसिफाई हो जाते हैं, और ज़्यादा बारिश आ जाती है, ज़्यादा ठंड हो जाती है, और कुछ पार्ट्स पर इससे स्नोफॉल और रेनफॉल जो है दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। तो वापस जो ये यहाँ पे आपने समझा नॉर्मल कंडीशन और ला नीना में क्या फ़र्क है। ना हम वापस आते हैं यहाँ पे, अब आपको ला नीना समझ आ गया। अब हम देखते हैं कश्मीर पे इसका क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। ला नीना जो जैसा हमने अभी देखा, ये कोल्डर और स्नोयर विंटर पैटर्न जो है वो क्रिएट करते हैं ओवर नॉर्थ इंडिया, जिसमें हमारा जम्मू एंड कश्मीर भी आ जाता है। ला नीना जो वो स्ट्रेंथन करता है वेस्टर्ली विंड्स को, जैसा हमने यहाँ पे मैप में देखा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रही है, इंक्रीज ट्रेड विंड्स हो रही हैं, ठीक है। इन ट्रेड विंड्स के इंक्रीज होने से क्या होता है, दे ब्रिंग रेन एंड स्नो टू दी हिमालयाज, जहाँ पे हमारा जम्मू एंड कश्मीर आता है। और कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर में कोल्डर विंटर्स, हैवियर स्नोफॉल एंड प्रोलॉन्ग चिलाई कलान पीरियड्स। तो ला नीना जो है, इससे ठंड जो है, विंटर जो है वो और सीवियर हो जाता है इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वही इसका ऑपोजिट जो है वो एल नीनो है, ला नीना का ऑपोजिट जो है वो एल नीनो है। एल नीनो में विंटर जो है वो उतना हार्श और सिवियर नहीं होता है। एल नीनो में जो है यूजुअली वार्म कंडीशंस ही रहती हैं ओवर हिमालयाज, बट ला नीना के टाइम पे टेम्परेचर जो है बहुत कम हो जाता है, ज़्यादा बर्फ़ होने के इम्कान होते हैं, और बारिशें भी इंक्रीज़ हो जाती है, और जिससे हमारा विंटर पीरियड जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। सो ये ला नीना का इम्पैक्ट है कश्मीर पे पर्टिकुलर एंड ऑन जम्मू एंड कश्मीर इन जनरल। देन एग्रीकल्चर सेक्टर से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम PMDDKY। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको अभी बताता हूँ। फिलहाल हम ये देखते हैं कि इस स्कीम में ओवरऑल इंडिया में 35,400 करोड़ सैंक्शन हुए हैं, बट हमारे JNK में किश्तवाड़ और बारामूला को जो है सिलेक्ट किया गया है अंडर दिस स्कीम एज एस्पिरेशनल एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि PMDDKY स्कीम के अंडर किन डिस्ट्रिक्ट्स को चूज़ किया गया है एज एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स। तो वहाँ पे किश्तवाड़ और बारामूला डिस्ट्रिक्ट्स को आप याद रखेंगे। ये किन बेसिस पे इनको चूज़ किया गया, बेस्ड ऑन सम की इंडिकेटर, जैसे इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में जो क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो कम है,
क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी कम है और फार्मर्स को जो है शॉर्ट टर्म लोन्स जो है वो भी कम ही मिला है। तो इन चीज़ों को बेटर करने के लिए इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स को स्कीम के अंडर इंक्लूड किया गया है। तो इस स्कीम के अंडर जो है 36 सब स्कीम्स और आती हैं, मतलब ये एक स्कीम है जिसने 36 स्कीम्स को कवर किया हुआ है और जो 11 मिनिस्ट्रीज को पर्टेन करती है। मकसद इसका यही है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ को जो है प्रमोट किया जाए। तो अब ये PMDDKY है क्या? इट इज़ एक्चुअली प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की ये स्कीम है, मेनली पेरेंट स्कीम, मगर इसमें बाकी 11 मिनिस्ट्रीज भी कवर होती हैं। तो फोकस किस पे रहेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करना है। कैसे? क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ा के, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करके, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज यानी कि कोल्ड स्टोरेज डेवलप करना है, लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करना है। वो सारा जो है इस स्कीम के अंडर फोकस रहेगा किश्तवाड़ और बारामूला दोनों एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड, अगेन ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे सामने आ रही है। वो है कि 251 मिलियन ईयर फॉसिल साइट जो है एट गुर्जुल रेवाइन, जो कि कश्मीर में है, गुर्जुल रेवाइन, तो इसको डिक्लेयर किया गया है एज ए नेशनल जियो हेरिटेज साइट। स्क्रीन के यहाँ पे राइट साइड पे आप देखिए, ये वो साइट है जिसको डिक्लेयर किया गया है एज ए नेशनल जियो हेरिटेज साइट। इसको हम इन डिटेल देखते हैं। नेशनल जियो हेरिटेज साइट का मतलब क्या है? ये एक ऐसी साइट है या एक ऐसा एरिया है जहाँ कुछ यूनिक जोग्राफिकल फॉर्मेशंस या फॉसिल्स या लैंडस्केप्स या रॉक स्ट्रक्चर्स हमें दिखने को मिलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन पे साइंटिफिक रिसर्च की जाती है, एजुकेशन सेक्टर में इनको स्टडी किया जाता है, या ये उस एरिया के कल्चर को डिफाइन करते हैं या उस एरिया की ब्यूटी को बढ़ाते हैं। तो अगर ये सारे फीचर्स किसी एरिया किसी जगह में हो तो उसको नेशनल जियो हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। इस साइट को कश्मीर ट्रायसिक फॉसिल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कश्मीर ट्रायसिक फॉसिल पार्क। किस साइट को? गुर्जुल रेवाइन, ठीक है। ये गुर्जुल रेवाइन जो है कश्मीर में कहाँ पे लोकेटेड है? कश्मीर में तो है, बट कश्मीर में कहाँ पे? खनमो एरिया में, ठीक है। खनमो एरिया को बोलते हैं जहाँ पर ये लोकेटेड है, ठीक है। इस साइट में जो है ग्रेट डाइंग फिनोमेना भी देखने को मिला है। ग्रेट डाइंग का मतलब है जिसको मास एक्सटिंक्शन भी हम बोलते हैं, जब 90% ऑफ द लाइफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो वाइप आउट हो गई थी, मर गई थी। तो ग्रेट डाइंग के कुछ फीचर्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो इस लिहाज से भी ये साइट हमारी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज ए नोटिफाइड फॉसिल साइट in the year 2017, so it is also a notified fossil site। और यहाँ पे वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड सुनामी के जो निशानात है, ट्रेसेस हैं, उनको भी देखा गया है। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर सुनामी, उसके ट्रेसेस भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले स्टडी किया गया था बाय द ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट H. फैल्कोनर, ठीक है, इन द ईयर 1837। सो 19th सेंचुरी में इस साइट को पहली बार स्टडी किया गया था। उसके बाद इसको काफ़ी सारे ब्रिटिश साइंटिस्ट ने स्टडी किया, यूरोपियन साइंटिस्ट ने स्टडी किया, जिनमें से कुछ फेमस नाम जो है वो मर्किसन, वैगने और कुछ अदर्स भी हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मर्किसन, वैगने, ठीक है। 19th सेंचुरी में इन्होंने भी इस साइट को स्टडी किया गया, बट इसमें ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी जो है वो इस फेमस जियो साइंटिस्ट हेनरी गॉडविन ऑस्टिन ने यहाँ पे किया। तो जिनकी फाइंडिंग्स को जो है बाद में कश्मीर की हिस्ट्री पर जो एक फेमस बुक लिखी है वैली ऑफ कश्मीर बाय सर वॉल्टर लॉरेंस, उसमें भी इस साइंटिस्ट की फाइंडिंग्स को लिखा गया है। तो ये कुछ ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस साइट को स्टडी किया गया। तो अब इसको नेशनल जियो हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड, ये हेडलाइन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इस हेडलाइन में, इस न्यूज़ में कुछ चीज़ें जो लिखी गई हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट। ये पॉलिटिकल बार्गेनिंग वगैरह क्या है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बट यहाँ पे मेंशन है प्राइवेट बिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो हमें देखना है कि प्राइवेट बिल्स जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेचर में क्या कभी इंट्रोड्यूस हुई हैं
कितनी इंट्रोड्यूस हुई हैं और कितनी पास हुई हैं। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। पहले प्राइवेट बिल होता क्या है, ये एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल है जिसको इंट्रोड्यूस करता है लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो मिनिस्टर नहीं है। अगर पार्लियामेंट की बात करें नेशनल लेवल पे तो कोई एमपी इसको इंट्रोड्यूस करता है जो मिनिस्टर नहीं है। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर की बात करें तो कोई एमएलए इसको इंट्रोड्यूस करेगा जो कि मिनिस्टर नहीं है। तो वो वाले मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो मिनिस्टर नहीं है वो अगर कोई लेजिस्लेटिव प्रपोजल इंट्रोड्यूस करें तो उसको प्राइवेट बिल बोला जाता है। तो नेशनल लेवल पे अगर देखें तो पार्लियामेंट ने सिर्फ 14 ऐसी बिल्स को पास किया है सिंस 1950 और जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ 3, ओनली 3, सिर्फ ऐसी 3 बिल्स पास हुई हैं सिंस 1980। तो अब प्राइवेट मेंबर की बिल जो है वो लॉ कब बनती है, जब इसको असेंबली पास करेगी और एलजी जो है इसको एसेंट देंगे। जम्मू एंड कश्मीर की बात है यहाँ पे, ठीक है। प्राइवेट मेंबर जो है वो बिल को इंट्रोड्यूस करेगा असेंबली में, असेंबली उसको पास करेगी और उसको फिर एसेंट काउंट करेंगे एलजी, उसके बाद ही ये लॉ बन जाता है। तो इसका फ़ायदा क्या है प्राइवेट बिल का, जो मिनिस्टर नहीं है, जो एमएलएज मिनिस्टर नहीं है तो वो भी कोई लॉ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस रूट के थ्रू। तो अभी तक सिर्फ 3 ही बिल्स सिंस 1980 जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हुई हैं जिनको प्राइवेट बिल्स कहा जाता है। ओके, देन कश्मीर हैंडीक्राफ्ट और जीआई से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ मेंशन की गई है जिसमें एक इंस्टीट्यूट का नाम लिखा गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी। ये हमारे लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, इट इज़ द नोडल अथॉरिटी फॉर जीआई सर्टिफिकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जम्मू एंड कश्मीर में जो अथॉरिटी, जो इंस्टीट्यूट जीआई सर्टिफिकेशन के लिए काम करता है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी। इसको 2004 एस्टैब्लिश किया किसने, बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और जम्मू एंड कश्मीर के इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने। तो यहाँ पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी। उसके अलावा जीआई सर्टिफिकेशन की नोडल एजेंसी होने के अलावा ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्स सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं कारपेट और हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स को। कश्मीर में अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में 18 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को जो है जीआई टैग दिया गया है। ये कौन से क्राफ्ट्स हैं, ये कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। देन मूविंग फॉरवर्ड, स्पोर्ट्स सेक्टर से इंपॉर्टेंट न्यूज़, परवेज़ रसूल ये जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं एंड ही हैज़ रिटायर्ड। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि ही इज़ द जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर एंड ही हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इनके यहाँ पे कुछ स्टैट्स भी दिए गए हैं जो हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि ही इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड क्रिकेटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है द हिंदू न्यूज़पेपर में दिया गया कि डोगरी लैंग्वेज जो है इट इज़ लूजिंग इट्स रेजोनेंस इन इंडिया, यानी कि इसका यूज़ जो है वो इंडिया में धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसका रीज़न है, क्यों ये ज़्यादा नहीं बोली जा रही है, तो यहाँ पे ऑथर ने इसको वही डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है। एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वन ऑफ द 5 लैंग्वेजेस डोगरी है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, बाकी 4 क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। प्लस इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने भी रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल में भी इस लैंग्वेज का मेंशन है। उसके बावजूद भी इस लैंग्वेज की रेलेवेंस जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। क्या उसका रीज़न है, जैसे यहाँ पे आप देखिए ऑथर ने लिखा हुआ है ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन एंड द परस्यूट ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। ये ऑफन एनकरेज करती है लोगों को एक लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए, बट मोस्टली जो ज़्यादातर लैंग्वेजेस बोली जाती है उनको, फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर से लोग बाहर काम करने जाते हैं या बाहर से लेबर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में आता है, तो ज़्यादा वाइड स्प्रेड लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है जैसे कि हिंदी,
ठीक, उसकी वजह से क्या होता है, जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं जैसे डोगरी जो है, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है कि उनकी यूजेज जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट इस लैंग्वेज के ऊपर पड़ रहा है कि ये धीरे धीरे दिन ब दिन फेड आउट हो रही है। उसके अलावा जो इसके नेटिव स्पीकर्स हैं, जो असली इसके बोलने वाले हैं, उन्होंने भी इस लैंग्वेज का बोलना जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम किया है। सो पॉलिटिकल चॉइसेस एंड लैक ऑफ एक्टिव इंटरेस्ट अमंग द नेटिव स्पीकर्स, तो उससे भी इस लैंग्वेज में क्राइसिस आ गए हैं। अगर हम इसको और डेप्थ में एनालाइज करना चाहें तो जितने भी रीजंस हैं उनको 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला गवर्नमेंट पॉलिसी, जनरेशनल पर्सपेक्टिव और रूरल अर्बन डिवाइड। ये 3 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से ये लैंग्वेज जो है वो डिक्लाइन हो गई है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, द एब्सेंस ऑफ द सस्टेन गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट को इसको पूरा सपोर्ट गवर्नमेंट का नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बिकॉज इट वॉज ओनली इन द ईयर 2003 जब इस लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। तो इसमें इतना डिले होने की वजह से इसकी विजिबिलिटी जो है, एक इंस्टीट्यूशनल बैकिंग जो है वो ऑलरेडी कम हो चुकी थी। और जो एक सर्वे किया गया जिससे दिखाया गया कि रूरल अर्बन डिवाइड भी काफ़ी देखने को मिला है। 56% ऑफ द पीपल इन द रूरल एरिया दे स्पीक दिस डोगरी लैंग्वेज, वेयर एज ओनली 45% अर्बन एरिया में इस लैंग्वेज को बोलते हैं। सो ज़्यादातर ये रूरल एरियाज़ में ही बोली जाती है। अर्बन एरियाज़ में इसका बोलना जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। और एक जनरेशनल पर्सपेक्टिव की वजह से भी इस लैंग्वेज पर इफेक्ट पड़ा। जनरेशनल पर्सपेक्टिव मतलब इंग्लिश बोलने को ए साइन ऑफ मॉडर्नाइजेशन समझा जाता है, ए साइन ऑफ इंटेलिजेंस समझा जाता है। बल्कि जो नेटिव लैंग्वेजेस है उनको अगर ज़्यादा बोला जाए तो ऐसा अज्यूम किया जाता है बाय सम सेक्शंस ऑफ द जनरेशन कि दैट इट इज़ अ साइन ऑफ द बैकवर्डनेस, कि इंग्लिश नहीं बोलनी आ रही है तो इसका मतलब इट्स अ साइन ऑफ बैकवर्डनेस। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं बट अपनी नेटिव लैंग्वेजेस को भूल रहे हैं। सो दीज आर द मेन रीजन जिसकी वजह से डोगरी लैंग्वेज पर इफेक्ट हो रहा है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में और कौन सी 4 लैंग्वेजेस हैं और उन 4 लैंग्वेजेस में कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज की हुई है। टिल देन हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर्स में। गुड बाय, टेक केयर।